नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम समाजवाद और साम्यवाद के अंतर्गत कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे कि कार्ल मार्क्स ने अपने कुल 5 सिद्धांतों को बताया था और इन सिद्धांतों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे इनका पहला सिद्धांत था कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, यानी कि जैसे कोई भी परिस्थिति है तो उसके 2 रीजन हो सकते हैं। जैसे कोई भी आप पदार्थ ले लीजिए या कोई भी वस्तु, तो उसके हमेशा क्या 2 रीजन हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक बीज का उदाहरण आप ले लेते हैं, तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, तो जैसे हम बीज को बोते हैं तो उसकी भौतिक परिस्थितियां क्या हो सकती हैं। तो जैसे हम बीज को बोते हैं तो बीज को जमीन में बोने के बाद वो बीज या तो अंकुरित होकर के एक पौधा बन जाएगा, या फिर उस बीज को अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिलेंगी तो वो बीज नष्ट हो जाएगा, यानी सड़ जाएगा या गल जाएगा। उसके बाद जो पौधा जन्म लिया है उस पौधे की भी 2 परिस्थितियां और होगी कि वो पौधा आगे चल करके बड़ा होगा और बड़ा होने के बाद उसमें फल आएंगे, फूल आएंगे या विकसित होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि वो पौधा बाद में थोड़ा बड़ा होने के बाद वो नष्ट हो जाए। जैसे कोई पशु उसको खा गया या उसको पानी नहीं मिला या किसी भी प्रकार की परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो सकती है जिसके कारण वो नष्ट भी हो सकता है। तो उन्होंने यही बताया कि हमारे जीवन में भी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद होता है कि हम किसी भी कार्य को करते हैं और नहीं करते हैं तो उनकी 2 परिस्थितियां हमेशा बनी हुई होती है। इसके बाद हम आ जाते हैं उनके दूसरे सिद्धांत पे, जिसका अर्थ है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष का, तो जैसे हमने समाजवाद में और साम्यवाद में पढ़ा कि ये कई भागों में विभाजित था, और साम्यवाद में भी वर्ग 2 भागों में विभाजित था। एक पूंजीपति वर्ग था और दूसरा श्रमिक वर्ग था। तो इन दोनों के बीच में हमेशा संघर्ष होता है। किसको, मान लीजिए कि पूंजीपति वर्ग क्या करता है, इनका हमेशा शोषण करता है और श्रमिक वर्ग हमेशा शोषित होता है, जिसके कारण पूंजीपतियों द्वारा उनका शोषण किया जाता है, जिससे इनका गुजारा भत्ता अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसके फलस्वरूप ये हमेशा पूंजीपति वर्ग के लोगों के साथ संघर्ष करते रहते हैं। और ये संघर्ष भी हमेशा चलता रहेगा तब तक जब तक कि इनमें से कोई भी एक वर्ग समाप्त नहीं हो सकता है। तो इसके भी 2 रीजन हो रहे हैं कि ये संघर्ष हमेशा चलता रहता है। इसके बाद इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, जैसे इतिहास के अंदर भी हम चले जाते हैं तो इतिहास की परिस्थितियों को भी यदि हम देखते हैं तो वहां पे भी हम किसी भी समय को ले सकते हैं कि कोई भी वस्तु का उत्पादन होता है या किसी भी ऐतिहासिक धरोहर को लेकर के 2 वर्गों के बीच में वहां भी संघर्ष होता है, उनको पाने के लिए या उनके उपयोग के लिए। तो ऐतिहासिक गतिविधियों के अंतर्गत जैसा हम लोग देखते हैं, आप आदिम काल से चले जाइए तो उन्होंने इसको 6 भागों में विभाजित किया है, जिसमें से पहला है आदिम साम्यवादी का युग। पहला क्या हो गया, आदिम साम्यवादी का युग, यानी कि पहले समय जो था आदि मानव के समय का था, जिसके अंतर्गत आदि मानव भोजन के लिए संघर्ष करता था और अपने जीने के लिए संघर्ष करता था। उसके बाद जब मनुष्य थोड़ी और विकसित होता है तो उसका दूसरा सिद्धांत आ जाता है उनका आदिम सभ्यता का, कि वो दास बनाने लगा। जैसे मान लीजिए कुछ लोग तेज होते थे और कुछ मजबूत होते थे और कुछ व्यक्ति कमजोर हुआ करते थे, तो तेज व्यक्ति कमजोर व्यक्ति को दास बनाने लगा और उनको दास बना करके अपने शोषण के लिए उपयोग करने लगा। उसके बाद इसका जो तीसरा पॉइंट होता है वो है सामंतवादी युग। सामंतवादी युग, तो सामंतवादी जैसे हम लोग देखते हैं कुछ राजा थे, वो अपने विश्व विजय अभियान पे निकलते थे, वो जीतने के बाद उस राजे को ही उस स्थान में बैठा देते थे, लेकिन उसके बदले में उस राजा से क्या करते थे, हारने वाले राजा से विजेता राजा हमेशा क्या कर लिया करता था। तो ये युग क्या था, सामंतवादी युग था, कि राजा कर दिया करता था और राज्य को चलाया करता था और उसका प्रतिनिधित्व वो करता था। इसके बाद आ जाता है चौथा हमारा समाजवादी युग।
नहीं, पूंजीवादी युग। तो पूंजीवादी युग, जैसे समाज के अंदर 18वीं शताब्दी के अंदर पूंजीवादी युग आ गया, तो पूंजीवादी युग के अंतर्गत श्रमिक वर्ग हो गए और श्रमिक वर्ग हो गया और पूंजीवादी वर्ग। तो श्रमिक वर्ग का पूंजीपति हमेशा उपयोग किया करता था और उनका शोषण किया करता था। उसके बाद पांचवा है समाजवादी युग। तो समाजवादी युग के अंतर्गत समाज के अंदर इस प्रकार की सभी प्रकार के भेदभाव को मिला करके समाज को बिल्कुल ही सामान्य करे जाने की बातें होने लगी, इसकी चर्चाएं चलने लगी, लेकिन अभी तक समाज संतुलित नहीं हुआ, या हम ये कह सकते हैं अभी समाज पूरी तरीके से सामान्य नहीं हुआ। और उसके बाद ये पांचों युग तो बीत चुके हैं, यानी ये पांचों युग बीत गए हैं। और इसके बाद साम्यवादी युग। तो ये साम्यवादी युग कार्ल मार्क्स के अनुसार अभी ये समय आने वाला है। इसके बाद आता है हमारा मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। जैसे मान लीजिए कोई भी श्रमिक वर्ग है, या हम मजदूर कह सकते हैं या किसान कह सकते हैं, कि उसने किसी भी प्रकार की कोई वस्तु को उपजाया। तो जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं गेहूं का उदाहरण, कि गेहूं का उत्पादन किया, तो गेहूं का उत्पादन करता है तो किसान उसके अंदर अपना श्रम लगाता है और उसकी एक कीमत तय करता है। मान लीजिए एक बोरे गेहूं की कीमत उसने लगभग 1000 रुपए तय की, तो ये क्या हो गया, उसके श्रम की कीमत हो गई या उसका मूल्य हो गया, उसके श्रम की कीमत या उसका मूल्य हो गया। लेकिन ये गेहूं बाजार में जाता है तो इसका मूल्य क्या हो जाता है, ये बाजार में जाता है तो इसको ढोने में कुछ पैसे खर्च हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए 100 रुपए इसको ढोने में लग गया, फिर उसके ऊपर व्यापारी ने अपना 200 रुपए मुनाफा ले लिया, उसके बाद सरकार का टैक्स हो गया, सरकार का 100 रुपए टैक्स हो गया, और इस मूल्य गेहूं की मूल्य कितनी हो गई, 1400 रुपए। ये उदाहरण के तौर पे मैंने आपको समझाया है, ये लीगली तौर पे नहीं है। जैसे ये उदाहरण के तौर पे, जैसे हमने गेहूं को उत्पादन किया, किसान ने 1000 रुपए में एक बोरी गेहूं, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने में 100 रुपए खर्चा आ गया। उसके बाद ये कई व्यापारियों से होकर के जाता है ग्राहक के पास, तो इनमें सभी व्यापारियों ने अपना अपना मुनाफा रख लिया और उसके बाद इसके ऊपर सरकार का टैक्स भी लग गया। तो एक तरीके से इसका जो ये मूल्य हो गया 400 रुपया, ये अतिरिक्त मूल्य हो गया। तो इसके अंतर्गत इसका अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी इन्होंने बताया था। इसके साथ इसका राज्यहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना को भी बताया गया।